मुस्लिम की बुनियाद से बाहर देखे तो मुगल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या उन्होंने बरसगीर के लिए क्या बेहतर किया और क्या गलत किया, इस हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत है और यही मेरे ख्याल में बेहतर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा महरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं महराना। नाज़रीन, मुग़ल एम्पायर जो कि इंडिया अपनी उसे तारीख़ का स्याह बाब कहता है और कहता है कि ये हमारा डार्क एरा था जिसमें हमने मुग़ल एम्पायर को झेला। और अगर इंडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ वक्तों में हमले ना हुए होते और कभी मुग़ल राज ना होता और कभी बरतानवी अंग्रेज़ राज ना होता, और तो आज इंडिया क्या होता? क्या वाकई इंडिया फ्यूचर में अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा चुका होता? जिस तरह इस बर्रे सगीर को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो के नाम से भी जाना जाता था, तो उसके ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ें हुई, कौन से माजी में चीज़ें हुई और क्या बेहतरी हो सकती थी फ्यूचर में अगर ये इन्वेडेड ना होता इंडिया और उसके ऊपर इस तरह से हमले ना होते, इस तरह कब्ज़ा ना होता, इस तरह चीज़ों को मतलब धर्म भरम ना किया जाता, बर्बाद ना किया जाता। और ये जो मुग़ल एम्पायर और जो बरतानवी एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था, अगर ये चीज़ें ना आती इंडिया के ऊपर तो उस वक्त इंडिया किस तरह लेके अपनी चीज़ों को आगे चल रहा होता, तो उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं और देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है। बात करेंगे इंडिया के हिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में। इन्वेजन। इंडिया हिस्ट्री से वो कंट्री रहा है जिस पे सबसे ज्यादा इन्वेजन हुआ है, कभी उसकी वेल्थ की वजह से तो कभी आपस में राज्यों में नहीं रहने वाली यूनिटी यानी एकता की वजह से। और इसी इन्वेजन के बाद बहुत लंबे पीरियड तक इंडिया में एक एम्पायर रहा था जिसका नाम था मुगल एम्पायर। आज इस वीडियो में यही जानते हैं कि अगर इन्वेजन के शुरुआत में ही मुस्लिम एम्पायर्स इंडिया में नहीं आ पाती तो इंडिया आज कैसा होता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। दो तीन बातें मैं पहले ही बता दूं, ये चैनल हमारा किसी भी रिलीजन या एम्पायर के खिलाफ नहीं है। इंडिया की जो हिस्ट्री है उसकी रिस्पेक्ट सबको करनी चाहिए, बस हम एक अलग नजरिए से हिस्ट्री को देखना चाहते हैं। इसलिए जो हिस्ट्री में नहीं हुआ अगर वो बताऊंगा तो ऐसा हो सकता है कि कहीं वीडियो में गलत हो जाऊं। इसलिए अगर कोई भी गलती आपको मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्यार से बताइएगा। प्लीज मेरी लेना शुरू मत कर देना कमेंट सेक्शन में। तो मुगल एम्पायर के टाइम पे इंडिया में एक एनवायरमेंट दिखता था जिसमें एक रिलीजन का डोमिनेंस था, वो था इस्लाम। ये सोचा जाता है कि अगर मुस्लिम एम्पायर इंडिया में नहीं आया होता तो इंडिया में इस्लाम नहीं आता। ये असल में गलत है। इंडिया में मुस्लिम एम्पायर नहीं आया होता तब भी आज इंडिया में इस्लाम होता। कैसे, मैं जब आगे प्रॉपर्ली बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो इंडिया में दो काफी बड़े मुस्लिम एम्पायर्स हुए हैं, पहला दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल एम्पायर। 12वीं-13वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के मिड तक ये रही, क्योंकि इसके बाद फिर इंडिया में मेनली ब्रिटिशर्स का राज रहा। नाउ शुरुआत करते हैं कि इंडिया में ये चीजें आनी शुरू हुई कैसे। हिस्ट्री में भी इंडिया का दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड होता था, तो एक दो अरब ट्रेडर्स थे जिनके थ्रू इस्लाम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। दूसरी थी खिलाफत मूवमेंट। 724 और 810 सीई के बीच में एक सीरीज हुई थी बैटल्स की, अरब और प्रतिहार, चालुक्य और कुछ छोटे इंडियन किंगडम्स के बीच में। आज के मौजूदा राजस्थान गुजरात एरिया की तरफ ये सब कुछ हुआ था, जिसमें जीत हुई थी इन्हीं इंडियन किंगडम्स की, यानी खिलाफत को उस वक्त बाहर खदेड़ दिया गया था। इसके कुछ समय बाद एक और काफी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसे असल में नींव माना जाता है एक तरह से मुस्लिम एम्पायर्स का इंडिया पे। ये बैटल हुआ था राजपूत में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की इन्वेडिंग आर्मी के साथ। इसे बैटल ऑफ तरायन बोलते हैं, जिसमें पहली बैटल राजपूत जीते थे जबकि दूसरी बैटल राजपूत यानी पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। बस यहीं से इन्वेजन शुरू हुआ। यानी अगर हमें ये इन्वेजन इंडिया में नहीं चाहिए, मतलब पृथ्वीराज चौहान को दूसरी बैटल भी जीतनी पड़ेगी। तो अगर मान ले कि हाँ पृथ्वीराज चौहान दूसरी बैटल भी जीत गए थे तो इंडिया में कुछ फर्क नहीं आना था। जैसे इंडिया पहले था वैसे ही बाद में भी रहता, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि
टर्किश इन्वेडर्स इंडिया को फिर से इन्वेड करने की कोशिश करते। और उस वक्त इंडिया एक नहीं था बल्कि बहुत ही छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था। यानी अगर इस इन्वेजन को रोकना था तो सबको साथ मिलकर एक डिफेंस लाइन क्रिएट करना पड़ता नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ, तभी उन इन्वेजन को इंडिया में रोकना पॉसिबल हो पाता। ये बात सच है वैसे कि इंडिया में इन्वेजन का कारण ये भी रहा है कि छोटे किंगडम्स हमेशा अपने बारे में सोचते थे। ऐसा नहीं हुआ कि सबने एक साथ मिलकर मदरलैंड को डिफेंड किया हो। इवन कई बार तो इंडिया के ही स्टेट्स ने मदद किया था इन्वेडर्स की इंडिया में इन्वेजन के लिए। खैर मान लेते हैं कि नॉर्थ ने इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थ वेस्ट में एक तगड़ा डिफेंस लाइन क्रिएट कर रखा था कुछ सालों के लिए। इसको अगर रियल हिस्ट्री के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो अभी तक इंडिया में इन्वेजन होके इस्लामिक एम्पायर शुरू हो चुका था, लेकिन हमारे लिए अभी तक इंडिया वैसा ही है जैसे पहले था। फर्क इतना है कि इस इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स मिलकर अपने किंगडम को बचाने के लिए साथ में काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट वो एक बड़े किंगडम की तरह काम कर रहे हैं। उस समय इंडिया लगभग कुछ ऐसा दिख रहा होता, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है जिसे बोलते हैं अखंड भारत। उतना बड़ा ये अभी भी नहीं दिख रहा। तो क्यों? क्योंकि इस्लामिक इन्वेजन को सिंधु नदी से होकर के हिंदू कुश पर्वत के दूसरी तरफ तक खदेड़ना काफी मुश्किल होता, खासकर तब जब छोटे छोटे राज्य मिलकर काम कर रहे होते। हाँ, ये बिल्कुल तब हो सकता था अगर इंडिया में एक बहुत बड़ा किंगडम खुद से राज करता, जैसे मराठा एम्पायर या मौर्य एम्पायर। इसलिए ये बहुत चांसेस हैं कि अगर इंडिया में इन्वेजन नहीं भी होता तब भी ये कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा और नॉर्थ वेस्ट का थोड़ा हिस्सा मुस्लिम एम्पायर्स के अंडर में ही होता। इसके साथ अगर यही चीज कंटिन्यू रहती, डिफेंस कंटिन्यू रहता, तो मोस्ट प्रोबेबली इतना टाइम बीत जाता कि फिर ब्रिटेन की इंडिया में एंट्री होती। और इसको हम चेंज नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि ब्रिटेन इंडिया पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करता और फिर ब्रिटेन के अंडर रहने के बाद भारत को आजादी मिलके उसको एक डेमोक्रेसी आज की तरह घोषित कर दिया जाता और फाइनली हम उसी जगह पर पहुंच जाते जहां हम आज हैं। लेकिन अब सवाल ये कि फिर उस लंबे से रोके हुए मुस्लिम एम्पायर के इन्वेजन से इंडिया में क्या चेंजेस होते? देखो, असल में बहुत कुछ चेंज होता। जैसे पहली चीज, भारत के पास आज दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रीशियस यूनिवर्सिटीज और नॉलेज का खजाना होता, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी। भारत में अगर आपको आज 1000 साल, 1200 साल, 1500 साल तक के पुराने ब्यूटीफुल और यूनिक आर्ट्स और आर्किटेक्चरल टेम्पल्स देखने को मिलते तो आपको हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल कॉमन होता। लेकिन हाँ, फिर इंडिया में आज ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी हजारों जगह हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यूनिक इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर इंडिया तक कभी पहुंचता ही नहीं। वैसे ऐसे नहीं बोल सकते कि पहुंचती ही नहीं, शायद ट्रेड वगैरह के जरिए ये इन्फ्लुएंस इंडिया तक आ जाता, लेकिन इंडिया में इस आर्किटेक्चर की इतनी सारी इमारतें होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इंडिया में आज भी हमारे पहनावे में और खाने में भी मुस्लिम एम्पायर का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। यानी अगर आपको कबाब या चिकन बिरयानी पसंद है तो फिर ये सब इंडियन फूड नहीं होता। सेम आर्किटेक्चर की तरह शायद ये धीरे धीरे इंडिया तक पहुंच जाता, लेकिन जैसे इनकी पहचान आज दुनिया में भारत के नाम से है वो नहीं होता। इसके साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मुस्लिम एम्पायर इंडिया में नहीं होता तो इंडिया में मीट कंजम्पशन बहुत कम होता। ये एक्चुअली सही है। इंडिया की आज की पॉपुलेशन भी कम होती और मीट कंजम्पशन भी कम होता। हिस्ट्री में ये प्रूफ्स हैं कि इन्वेजन के पहले भी इंडिया में मीट कंजम्पशन होता था, लेकिन कम होता था। नाउ तब से मैं एक चीज बोल रहा हूँ जो मैंने खाने में भी बोला, आर्किटेक्चर में भी बोला, कि अगर इन्फ्लुएंस इंडिया तक आता तो शायद ये चीज इंडिया में आ जाती। लेकिन ये इन्फ्लुएंस आता कैसे? मैक्सिमम अरब ट्रेडर्स की मदद से। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया में ट्रेड होता था और ये चीज होती रहती क्योंकि वो व्यापार के लिए भारत आते थे, इन्वेजन के लिए नहीं। यानी ये चीज हम नहीं रोकते, इसलिए इसी तरह से इस्लाम का इन्फ्लुएंस भी भारत में आता। लेकिन इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन आज के मुकाबले बहुत ही कम होती और पूरे चांसेस होते कि भारत में मुस्लिम्स की संख्या एज अ माइनॉरिटी सबसे कम होती। इसके बाद एक अगला सवाल ये भी आता है कि क्या इंडिया ज्योग्राफिकली भी वैसा ही होता जैसा आज है? तो ये बोला जाए एग्जैक्ट वैसा ही होता तो नहीं। पहली बात, इंडिया का पार्टीशन ही नहीं होता, क्योंकि रिलीजन बेसिस पे इंडिया का पार्टीशन 1947 में आजादी के बाद किया गया था। क्या हिस्ट्री में कुछ फर्क पड़ता? अभी तक हम जो मान के चल रहे हैं कि इंडिया में सारे छोटे छोटे किंगडम्स कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगे रहते, अगर ऐसा होता तो बहुत चांसेस थे कि आप आज के राजपूत एम्पायर या मराठा एम्पायर यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा को नहीं जानते। क्यों? कारण यह है कि जब भारत में इस्लामिक रूल था तो इंडिया में आपस में राज्यों में जो भी बैर था वो तब कम हो जाता था जब सब ये देखते थे कि बाहर से आए इन्वेडर्स भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं। और उस समय कोई भी हिंदू राजा वहां तक पहुंच जाए, अपनी दुश्मनी को पीछे रख, हर कोई उसे सपोर्ट करता था। इसलिए आज महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज को हर भारतीय जानता है। लेकिन अगर मुस्लिम एम्पायर इंडिया में होता ही नहीं तो
ओवरऑल हिस्ट्री में जो भी सेंट्रल पॉइंट होता उसकी गद्दी पे एक हिंदू राजा ही होता। और ये चीज सच है एक्चुअली कि अगर ऐसा होता तो आपस में भी इन हिंदू किंगडम्स के बीच में अपने एक्सपेंशन के लिए बैटल्स यानी युद्ध वगैरह होना आम सी बात होती। तो अगर इस सो कॉल्ड हाइपोथेटिकल भारत में हमारे डैशिंग किंग महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा फेमस नहीं हुए होते तो क्या भगत सिंह, राजगुरु सुभाष चंद्र बोस को भी हम नहीं जानते? और भारत क्या ऐसा नहीं होता जैसा आज है? तो ये हो जाता। आप उस भारत में भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु जैसे हीरोज को जानते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम एम्पायर का इन्वेजन भारत में नहीं होगा। ब्रिटिशर्स भारत में आते तो वो वही काम करते जो उन्होंने किया था, यानी खुद का कंट्रोल रख लेते बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स के ऊपर और पूरे भारत में धीरे धीरे उनका रूल हो जाता और हिस्ट्री वैसी ही बन जाती जैसी आज है। लेकिन इसमें फर्क जरूर होता। जो भी हिंदू इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग हिंदू नहीं कहलाते। हिंदू वर्ड असल में सिंधु से निकला है और पर्शियंस ही सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को उनके ज्योग्राफिक, एथनिक और कल्चरल आइडेंटिफिकेशन के रूप में हिंदू बुलाते थे, जो कि आगे चलकर इस पर्टिकुलर रीजन में मुस्लिम, सिखिज्म, बुद्धिज्म के साथ साथ एक रिलीजन आइडेंटिटी बन गई, जो कि असल में एक रिलीजन आइडेंटिटी है नहीं। और बिल्कुल ऐसे ही आज हमारी लैंग्वेज भी हिंदी नहीं होती। एक लैंग्वेज जरूर होती जो कि इंडिया को यूनाइट करती, क्योंकि इंडिया की आजादी के बाद एक लैंग्वेज का होना जरूरी होता जो कि मेजॉरिटी को समझ में आ पाए, लेकिन चांसेस बहुत कम होते कि उस लैंग्वेज को हिंदी बोला जाता। हिस्ट्री में इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसे कभी कभी मुस्लिम एम्पायर से जोड़ के देखा जाता है, जो कि है भक्ति मूवमेंट। 15th सेंचुरी के आसपास पूर्व और उत्तर भारत में ये काफी अच्छी रफ्तार से आया था। तो क्या भक्ति मूवमेंट भी नहीं होता? देखो, मैं इसके बारे में प्रॉपरली श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, शायद भक्ति मूवमेंट होता, क्योंकि भक्ति मूवमेंट को अगर आप ट्रेस करते हुए पीछे जाओगे तो इसकी शुरुआत 7वीं और 8वीं सेंचुरी में मिलती है साउथ इंडिया में। यानी उस समय इस्लामिक इन्फ्लुएंस इंडिया में आना शुरू हुआ था, लेकिन मुस्लिम एम्पायर्स प्रॉपरली इंडिया में शुरू नहीं हुए थे। यानी भक्ति मूवमेंट इंडिया में उससे पहले ही शुरू हो चुका था। बाद में जाकर के ये 15वीं सेंचुरी के आसपास बंगाल, असम और नॉर्थ इंडिया में काफी बड़े लेवल पे फैला था। तो फिर फाइनली इंडिया कैसा होता? एक्चुअली भारत सच में अलग होता। कुछ ऐसी चीजें जो आज हमारे पास है वो नहीं होती, जबकि कुछ ऐसी चीजें जो हमसे हिस्ट्री में खो गई है आज भी हमारे पास होती। ये वीडियो हमने ये सोच के बनाई है कि इंडिया में वापस ब्रिटिशर्स का राज हो जाता, लेकिन अगर मान लो इंडिया में मुस्लिम एम्पायर्स के साथ साथ ब्रिटिशर्स का राज भी नहीं होता तो फिर इंडिया कैसा होता? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके थॉट्स। मैं जानना चाहूंगा क्या इंडिया में आज भी किंग होते, डेमोक्रेसी नहीं होती? ज्योग्राफिकली तो शायद इंडिया जरूर अलग होता, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि क्या इंडिया एक कंट्री होता? जो भी आपको लगता है नीचे जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये इमेजिनेशन है और आप जैसे चाहे अपने थॉट्स डाल सकते हैं। तो वीडियो में कुछ भी अगर आपको गलती लगी हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक इमेजिनेशन पे बेस्ड वीडियो है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। क्या कहती हैं खदीजा? मैं सबसे पहले तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। कुछ चीज़ों का हमें नहीं पता था, मतलब कैसे कैसे वक्त बदला, किस सेंचुरी में क्या हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर ये है कि इंडिया क्या होता तो बहुत उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि जो मुग़ल एम्पायर में बनी थी चीज़ें, लाइक ये ताजमहल हो गया, कुछ मॉस्क्स हो गई हैं, कुछ ऐसी ट्रेडिशनल सी चीज़ें वो ना होती। लेकिन बात फिर वही है, जब कुछ आप पाते हो तो उसके साथ साथ आप बहुत कुछ खो देते हो। उन्होंने बहुत सी चीज़ें अपनी खो दी। और अगर मेरा मुझे लगता है कि सब कुछ ना होता ना, लाइक पहले इन पे ब्रिटिश का राज ना होता, ये सब ना होता, तो शायद इंडिया बहुत अभी उसका एक स्टांस सबसे अलग होता। लाइक अभी भी उसकी वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होती। मैं अगर ये बताऊँ खतीजा, तो मैं इस चीज़ को एक और पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि इंडिया में इस्लाम या यहाँ पे तो पहले है ही हिंदुज़म का कल्चर था, तो वो हिंदुज़म तो होता और यहाँ के लोग भी हिंदू होते, लेकिन जिस तरह हर जगह पे ट्रेड के वाले से जब हम देखते हैं तो आज बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे अगर आप देखें, दुबई देखें तो यूएस देखें, यूके देखें, तो वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो अब क्या यूके और दुबई वाले ये कहें कि अगर इंडिया ना आता, यहाँ पे ना आता, तो आज ये चीज़ें ना होती? सो ये चीज़ें तो होती हैं ट्रेड के वाले से। जब वहाँ के लोग जाते हैं तो फिर उनके साथ उनकी कल्चर, उनकी सारी चीज़ें भी जाती हैं। लेकिन अब जिस तरह मुग़ल एम्पायर ने फिर इनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, और वो कब्ज़ा क्यों हुआ? जब ये आपस में ही लड़ते थे, जब इनके आपस में छोटे छोटे राज्य थे और उन राज्यों के अंदर राज्य जो एम्पायर थे उनके अंदर नहीं था। वो सर यकीनन ये शुरू से इंसान की फितरत रही है
के टॉप पे आना, टॉप प्रायोरिटी में आना, और हर एक चाहता था कि मैं ऊपर आऊँ। तो उसी बुनियाद पे इनकी आपस में भी लड़ाइयाँ होती थी, और आपस में जब लड़ाइयाँ होती थी तो इनमें फिर मुगल अम्पायर जब आया, तो फिर जब मुगल सल्तनत आई तो फिर मुगल लोगों ने भी यही, उनके अंदर भी यही चीज़ थी कि वो टॉप पे आए, तो वो टॉप पे आ गए। और भी जब टॉप पे आ गए तो उस टॉप पे आने के बाद भी जो इनके आपस के अंपायर थे वो फिर ना यूनाइट हो सके, और उनमें फिर वही रहा कि वो जब वो देखते थे कि चलो हम टॉप के करीब चले जाएं, और वो इस वजह से उस हिसाब से शायद उस वक्त ठीक था कि अगर वो उस वक्त मुगल अम्पायर के खिलाफ जिद्दोजहद करते तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता। और बमबाजी में बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ भी है कि उन्हें मतलब ना उन राजाओं को जंगें हारना पड़ी, और बहुत बड़ी मतलब ना इस तरह उनकी तबाहियाँ हुई, तो क्योंकि मुगल अम्पायर था। फिर मुगल लोगों की जाने गई हैं। फिर ये हुआ कि जब जिस तरह इंडिया के अंदर मुगल अम्पायर आया, फिर मुगल अम्पायर के साथ साथ उसी तरह ब्रिटिश भी ट्रेड के जरिए आए। तो जब ब्रिटिश ट्रेड के जरिए आए तो फिर उसी तरह मुगल अम्पायर को भी तोड़ा गया। तो जब मुगल अम्पायर टूट गया और फिर जब मुगल अम्पायर था, दूसरी जानब हिंदू के जो अम्पायर थे, और तीसरी जानब था ब्रिटिश अम्पायर, जब इन तीनों चीज़ों ने मिलकर कुछ करने की कोशिश की, तीनों ने टॉप है, तो फिर ब्रिटिश अम्पायर अपने असले की, अपनी इकोनॉमी, अपनी दूसरी चीज़ों की वजह से ऊपर आ गया। और जब वो ऊपर आ गया तो फिर मुगल अम्पायर का भी सूरज डूबता हुआ दिखाई दिया, और ये जो हिंदू अम्पायर थे, मराठा अम्पायर, ये भी यही कह सकते हैं ना आपके इन तीनों के झगड़ों ने बड़े सगीर को तबाह कर दिया। बड़े सगीर, और बड़े सगीर को अगर आप देखें तो मुगल अम्पायर में तो चले, मुगलों ने यहाँ पे ही रहे, और हिंदुस्तान इस बड़े सगीर को ही उन्होंने अपना मानते हुए चीज़ों को लेके चले। नो डाउट यहाँ पे उन्होंने बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, सो वो एक उनका अपने तरह का। लेकिन जो ब्रिटिश अम्पायर आया उसने इस बड़े सगीर की जो है ना सारी खुदेड़ के रख दी चीज़ें, और इसकी जड़ें, इसकी बुनियादें खोखली कर दी। यहाँ पे इस मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब ना माली वसाइल और दूसरी तीसरी चीज़ों से बड़ा दरखेज़ इलाका था ये बड़े सगीर, और इस बड़े सगीर को इतना लूटा गया, इतनी ज़्यादा इसके आय ट्रेड की बुनियाद पे। नो डाउट उन्होंने कुछ चीज़ें डेवलप की, जिसमें आप देख लें यहाँ पे रेलवे का सिस्टम आया, या और थोड़ी बहुत जदीद किस्म की तालीम, लेकिन तालीम भी जो है जदीद किस्म की वो मुगल अम्पायर के अंदर मुसलमानों की वजह से आई थी। और लेकिन जो और तरह की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आप चीज़ें देखें तो वो ब्रिटिश अम्पायर में है, लेकिन ब्रिटिश अम्पायर ने उसका बहुत भारी जुर्माना वसूल किया, और उन्होंने यहाँ से मतलब कि इतना कुछ चीज़ें लेके चले गए। उस वक्त जब मुगल अम्पायर होता था और जब ये ब्रिटिश अम्पायर नहीं आया था, तो उस वक्त सोना चलता था यहाँ पे सोने के ज़रिए अपनी अशरफियाँ सोने की होती थी, और सिक्के होते थे चांदी के। उन सोने के, चांदी और सिक्कों के साथ तजारत की जाती थी, लेकिन उस सोने और चांदी को इतना ज़्यादा यहाँ से लूट के बरतानिया और ब्रिटिश अम्पायर ले गया कि आज हम वो किस तरह के नोटों पे आ गए और करेंसीज पे आ गए, और हमारे यहाँ सोना, और कितना सोने का रेट बढ़ गया। वरना यहाँ पे कितने भारी सिक्के होते थे सोने के, और आज आप देखें तो सोने का 1 तोले का रेट और 1 माशी का देखें, आप पाकिस्तानी रुपीज़ में देख लें, इंडियन रुपीज़ में देख लें, कहाँ पहुँच गए। तो ये चीज़ें, ये वसाइल, ये जितनी भी चीज़ें थी, ये हमसे ब्रिटिश अम्पायर लूट के लेके गया। ये बड़े सगीर तो बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन थी दोनों के लिए, ये नहीं पाकिस्तान इंडिया के लिए, दोनों के लिए। इसको तो उन्होंने तबाह कर दिया। और ये पाकिस्तान इंडिया बना भी इसी मुगल अम्पायर की वजह से, क्योंकि जब मुगल्स आए तो फिर उसके बाद इस्लाम आया, और इस्लाम के लोग एक हद से ज़्यादा हो गए, और जब ज़्यादा हो गए फिर उनके 2 आइडियालॉजीज चेंज हो गई, उन आइडियालॉजीज की बेस पे ये बड़े सगीर जो है डिवाइड हो गया। तो ये चीज़ें हिस्ट्री में अगर आप देखें तो पहले दुनिया में भी एक वक्त था कि जब मतलब ना मुसलमानों का राज था, और जब उससे पहले भी जो है यहूदियत थी, फिर ईसाईयत थी, लेकिन चीज़ें चेंज होती गई, और इस तरह से चेंजिंग तो आती रहती हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें आती रहती हैं, और चीज़ें बदलती रहती हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, और सारी चीज़ें बदल। लेकिन बात फिर ये आती है कि एक तो मुगल अम्पायर जब आया तो उसके बुनियाद पे हम इस वक्त एक ज़मीन के टुकड़े के बहस से बात करें कि ज़मीन के टुकड़े में क्या चेंजिंग्स आई, और इंसानों में तो उस वक्त फिर इंसान जब आए तो वो ठीक है, लेकिन जो उस वक्त की जो ज़मीनी एक टुकड़ा था उसमें इस बड़े सगीर के जो जियो पॉलिटिक्स या बड़े सगीर के अंदर जो जोग्राफियाई किस्म की चीज़ें थी वो उतनी तब्दील ना हुई जितनी ब्रिटिश अम्पायर के जाने के बाद हुई, और ब्रिटिश अम्पायर ने जितना इस बड़े सगीर को नुकसान पहुँचाया। आज भी हम उसी तरह की तर्ज़ ज़िंदगी गुजारते हैं, आज भी हम उनकी ज़हनी गुलामी में मौजूद हैं, और हम उसी तरह की चीज़ें, रहन सहन
रहन उस तरह का अपनाना पसंद करते हैं। शायद हम उतने ज़्यादा एडवांस ना होते, शायद हम आज भी अपनी ज़ुबान अपनी लैंग्वेज से प्यार कर रहे होते, शायद आज भी हम अपने लिबास से प्यार कर रहे होते, आज भी हम अपने खानों में प्यार कर रहे, आज भी हम अपनी ट्रेडिशंस को एंजॉय कर रहे होते, लेकिन नहीं, अब हम उनकी ज़हनी गुलामी में पहुंच चुके हैं और ये नहीं हो सकता खत्म। और ये भी हम नहीं कह सकते कि हमें इतने साल हो गए आज़ाद हुए तो हम उस गुलामी से आज़ाद है, बिल्कुल भी नहीं। हम आज भी अगर हम उस गुलामी से आज़ाद होते ना तो आज भी इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट ना होती पाकिस्तान और इंडिया में। तो ये चीज़ें तो चलती। आप बताएं कि अगर आप क्या देखते हैं, क्या मुग़ल एम्पायर का आना, जिसको आप डार्क एरा कहते हैं, या उसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर आया, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप मुग़ल एम्पायर को सिर्फ इस हवाले से देखते हैं कि वो हिंदू थे और हिंदुओं के ख़िलाफ़ मुसलमान आ गए, तो आप इस हवाले से देखते हैं। हिंदू मुस्लिम की बुनियाद से बाहर देखे तो मुग़ल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या उन्होंने बरसगीर के लिए क्या बेहतर किया और क्या गलत किया? इस हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत है और यही मेरे ख्याल में बेहतर चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम की बहस से निकल के कि मुग़ल एम्पायर मुस्लिम का था तो आज वो डार्केस्ट एरा है। आप ब्रिटिश एम्पायर को देखें और देखें कि जियोपॉलिटिकली जुग्राफियाई तौर पे हिंदुस्तान ये जो बरसगीर था इसके साथ क्या सलूक हुआ, तो वो आपके सामने सब खुल के सामने आ जाए। क्या पाया? हाँ, तो यकीनन यहाँ कुछ लोग ये भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी मज़हब थी। तो मज़हब तो चेंज होते रहते हैं और मज़हब अगर हिंदू था तो मुसलमान, ये चीज़ें तो आती रहेंगी लाइफ में। अगर आज भी हम देखें तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुसलमान जो है वो क्रिश्चियनिटी और दूसरी तीसरे मज़हब में चेंज हो रहे हैं, बहुत से लोग मुसलमान हो रहे हैं। सो ये चीज़ें तो आती रहेंगी। वो उसकी एक रेशो अलग है कि ज़्यादा कम की, लेकिन हमने ये देखना है कि बरसगीर की डेवलपमेंट क्या होती और बरसगीर उस वक्त किस तरह का दिखता अगर ये चीज़ें ना होती, और जब ब्रिटिश एम्पायर चले गया तो उसके बाद बरसगीर क्या है। तो इन सब के हवाले से आप अपनी क्या रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है हमें फॉलो कीजिएगा और सजेशंस लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।